दोस्तों चांद पर चंद्रयान-3 के सेफ लैंडिंग से भारत पूरी दुनिया में सफलता हासिल की है, जो अब चांद पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले भी 3 देश ऐसा कर चुके हैं, अमेरिका, चीन और रूस। दरअसल चांद पर सेफ लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल है, खास करके चांद के साउथ पोल पर, जो हमें कभी दिखता ही नहीं है। इस हिस्से में भारत सेफ लैंडिंग करा के दुनिया का पहला देश बना। अगर देखें तो चांद पर जाने की ख्वाहिश आज से 65 साल पहले से है, लेकिन इनमें सिर्फ अभी तक कुछ ही देश सफल हुए। तो आइए जानते हैं कि इससे पहले कितने देशों ने चांद पर जाने की कोशिश की और कितनी बार की, और चांद के साउथ पोल पर लैंड करना मुश्किल क्यों है, और भारत का चंद्रयान-2 मिशन कैसे फेल हुआ, और चंद्रयान-3 वहां पर क्या-क्या करने वाला है। India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon. India, as the country, created history to be the first one to land on the South Pole. दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। चांद पर जाने का सफर शुरू होता है 1958 में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे को पीछे करने में लगे थे। उस वक्त अमेरिका 17 अगस्त 1958 को अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है, जो ऑर्बिटर मिशन होता है, जो मून के ऑर्बिट में जाकर चक्कर लगाने वाला था। लेकिन लॉन्च के 77 सेकेंड बाद वह एक्सप्लोज हो जाता है। इसके एक महीने बाद 23 सितंबर 1958 को सोवियत भी अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है, जो इम्पैक्टर मिशन होता है। इम्पैक्टर मिशन का मतलब होता है कि स्पेसक्राफ्ट का जो पार्ट अलग होकर मून पर क्रैश करता है, उसे इम्पैक्टर मिशन कहते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो क्रैश होने से पहले जो समय मिलता है, उससे वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाने में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है। लेकिन सोवियत का ये मिशन भी फेल हो जाता है। इसके एक महीने बाद अमेरिका अपना दूसरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है, और ये भी फिर फेल होता है। इसी तरह दोनों देशों के शुरू में 15 मिशन फेल होते हैं, और फिर 1959 में 12 सितंबर को सोवियत अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 2 को इस चांद तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जो कि इम्पैक्टर मिशन होता है। और ये इसी के साथ चांद के सरफेस तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। 4 अक्टूबर 1959 को सोवियत फिर अपना दूसरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है, लूना 3, लेकिन ये फ्लाई बाय मिशन होता है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ मून के करीब से गुजर जाना, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाना नहीं। जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है वो ऑर्बिटर मिशन होता है। सोवियत का ये मिशन भी कामयाब हो जाता है, जिसके द्वारा 1959 में चांद की दूर से ली गई तस्वीर कुछ ऐसी थी। 1966 में सोवियत एक बार फिर से चांद तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस बार अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 9 को चांद पर लैंड कराता है, और इसी के साथ चांद पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश फिर से बन जाता है। लूना 9 के द्वारा ली गई चांद पर की तस्वीर कुछ ऐसी थी। इसके बाद अमेरिका 1969 में अपोलो 11 मिशन किया, जिसमें पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया, जिनमें चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन अब तक 6 बार किया गया है, जो 6वां और लास्ट मिशन अपोलो 17 1972 में किया गया था। उसके बाद अभी तक कोई भी मैन्ड मिशन नहीं किया गया है। सन 1978 तक सिर्फ दोनों देशों ने अप्रोक्स 100 मिशन कंप्लीट किए। फिर 1990 में जापान एंट्री किया और शुरू में ही सफलता हासिल की। हालांकि मून सरफेस पर ऑर्बिटर को रीच करते हुए कांटेक्ट खो देता है, लेकिन चांद की सतह पर पहुंचने वाला फिर भी दुनिया का तीसरा देश बन जाता है। दूसरा देश अमेरिका बना, जब दोनों देशों ने अप्रोक्स 100 मिशन कंप्लीट किए थे। फिर 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी आती है और मून सरफेस पर पहुंचने वाली चौथा बन जाती है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कई देश मिलकर चलाते हैं। फिर 2008 में भारत एंट्री मारता है अपने चंद्रयान-1 को लेकर, और पहले ही बार में सफलता हासिल कर लेता है, और साथ ही चांद पर पानी के मौजूद होने का पता भी लगा लेता है। इसके बाद भी कई देश मून मिशन करते हैं। अगर देखें तो अब तक 8 देशों से भी ज़्यादा मून मिशन किए, जिनमें से एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी थी, और अब तक 140 से भी ज़्यादा मून मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से आधे से कम फेल रहे और आधे से ज़्यादा सक्सेस, और कुछ पार्शली सक्सेस रहे। और इसी में से एक चंद्रयान-2 भी था, जो पार्शली सक्सेस था। पार्शली सक्सेस क्यों? क्योंकि ऑर्बिटर सक्सेसफुली अलग होने के बाद ही लैंडर क्रैश हुआ था। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी सही से काम कर रहा है और मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान-3 को वापस लाने के लिए किया जाएगा। इसलिए चंद्रयान-3 में कोई भी ऑर्बिटर मॉड्यूल ऐड नहीं किया। एक्चुअली में जिस मिशन को चंद्रयान-3 को पूरा करने के लिए भेजा गया है, उसे चंद्रयान-2 को पूरा करना था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं।
अगर ऐसा होता तो भारत 2019 में ही चांद पर सेफ लैंडिंग करने वाला चौथा देश होता। चंद्रयान 2 के साथ ऐसा तब हुआ जब वो लैंडिंग पोजीशन में आया और मून सरफेस से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तभी वो अपना कांटेक्ट खो देता है और क्रैश लैंड कर जाता है। बताया गया कि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ। इसरो के करंट चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर के 5 इंजन जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के समय वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है, वो जरूरत से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगे थे। इस प्रोसेस को रिटार्डेशन कहा जाता है। ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से लीड एक्यूमुलेशन में एरर हुआ, जिससे क्राफ्ट को तेजी से मोड़ना पड़ा, लेकिन सॉफ्टवेयर एयरक्राफ्ट के मुड़ने की एबिलिटी को लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है जो सेफली लैंड कर चुका है और पहला वीडियो भी भेज चुका है, जिसमें रोवर लैंडर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट चांद पर गए वो सभी उस रीजन में लैंड किए जो मून इक्वेटर के पास थे, क्योंकि पहले तो वहां पर लैंड कराना आसान और सुरक्षित होता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट के लिए लंबे और कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए एरिया और टेम्परेचर ज़्यादा कंडेंसिव होता है। सनलाइट भी मौजूद होती है जो सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट को रेगुलर एनर्जी सप्लाई करती रहती है, लेकिन चांद का साउथ पोल इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर ज़्यादा सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं और बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मून का यह एक डार्क रीजन है जहाँ पर परमानेंटली शैडो क्रेटर्स मौजूद हैं, जिनमें कभी भी सीधी सनलाइट नहीं पड़ती है, जिससे आइस वाटर जैसे वोलेटाइल सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो लंबे समय तक जमा हो सकते हैं। इसी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन किए गए हैं, जो 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर लैंड किया। अब 23 अगस्त को लैंड कराने की वजह है चांद का लूनार डे। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चांद पर 14 दिन और 14 दिन रात होती है। रात के वक्त टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो ऑपरेशन करने में डिफिकल्टी क्रिएट करती है। इसीलिए 23 अगस्त को लैंडिंग की गई, क्योंकि 23 अगस्त से 5 सितंबर तक चांद पर दिन होगा और इस बीच रोवर अपना काम पूरा करेगा। अब बात करें कि यह क्या क्या काम करने वाला है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल से शुरू करते। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाने में मदद किया और फिर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेपरेट कर दिया और खुद चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है लैंडर और रोवर के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। असल में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ये एक सैटेलाइट का काम कर रहा है। इसके अंदर एक शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा है, जिसका पूरा नाम स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है। यह एक्सोप्लैनेट से आने वाले रिफ्लेक्टेड लाइट के जरिए छोटे प्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का काम करेगा। अब लैंडर यानी विक्रम की बात करें तो इसके सेफ लैंडिंग के लिए सेवरल मॉडिफिकेशन किए गए थे और चंद्रयान 2 के मुकाबले काफ़ी बेहतर बनाया गया था। जैसे इसके पैरों को मजबूत किया गया था ताकि हाई वेलोसिटी में भी ये लैंड कर सके अगर ऐसा हो जाता है तो, और ज़्यादा फ्यूल दिया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि लैंडर लास्ट मिनट में अपनी लैंडिंग साइट चेंज करने में सक्षम हो अगर ज़रूरत हो तो। वहीं इस बार लैंडिंग एरिया भी इंक्रीज की गई थी चंद्रयान 2 के मुकाबले। चंद्रयान 2 की लैंडिंग एरिया 500 × 500 मीटर थी, वही चंद्रयान 3 की लैंडिंग एरिया 4 किलोमीटर × 2.4 किलोमीटर थी। चंद्रयान 3 के चारों साइड सोलर पैनल लगाए गए थे, जबकि चंद्रयान 2 में 2 साइड लगाए गए थे। इस बार ये इंश्योर किया गया था कि लैंडर को लगातार सोलर पावर मिलता रहे, भले ही वो दूसरी दिशा में लैंड कर गया हो या फिर गिर गया हो। एटलीस्ट 1 या 2 साइड सूर्य की ओर रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए थे। 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसमें पहला है रामबा, जिसका पूरा नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यह चांद के सतह के प्लाज्मा में आयंस और इलेक्ट्रो डेंसिटी और टाइम के साथ इसके बदलाव को मेजर करेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास ना तो अपना क्लाइमेट है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे में प्लाज्मा सूरज से आता है। लैंडर में लगा यह इंस्ट्रूमेंट चंद्रमा पर किसी भी तरह के रेडिएशन की मौजूदगी के बारे में बताएगा। दूसरा है चेस्ट, जिसका पूरा नाम है चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो पोलर रीजन के पास मून सरफेस के टेम्परेचर क्वालिटीज को मेजर करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो चांद पर कितना टेम्परेचर है, कितना उतार चढ़ाव होता है, इससे पता चलेगा। इंस्ट्रूमेंट के एक पार्ट को चांद की सतह में दर्शाया जाएगा और फिर मून सरफेस पर गर्मी के प्रभाव को भी मेजर करेगा। तीसरा है ILSA, जिसका पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, जो लैंडिंग प्लेस के आसपास भूकंप से जुड़ी एक्टिविटीज को मेजर करेगा। चौथा है LRA, जिसका पूरा नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी को मेजर करने में मदद करेगा। मोटे तौर पर बता दूं तो लैंडर का काम है वहां पर आने वाले भूकंपों का, मून सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज का, सरफेस के पास प्लाज्मा में चेंजिंग और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी को मेजर करने में मदद करेगा।
रोवर की बात करें तो इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का पूरा नाम है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह हाई एनर्जी वाली लेजर रेडिएशन को चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा। इससे चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन का पता चलेगा। दूसरा है APXS, जिसका पूरा नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, मतलब चांद पर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है यह इससे पता चलेगा। जैसे वहाँ की मिट्टी और पत्थरों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स को डिटरमाइन करेगा। अगर देखें तो इन सभी में टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिनमें से एक इंस्ट्रूमेंट LRA को नासा से लाया गया है और 6 खुद इंडिया के हैं। इन सभी को 25 अगस्त को चालू कर दिया गया है और ये सब अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।